बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। सोना नहीं, सुन रही हो ना? सोना नहीं, मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं अभी आता हूँ। सुमैर भागते हुए कमरे से निकला। वो डरी सहमी सी अपने अतराफ में देखने लगी। वॉल पर लगी घड़ी 12 बजने का ऐलान करने लगी थी। उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी, उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। वही आवाज़ उसकी समातों से टकराने लगी। वो बेबस होकर नींद की वादी में उतरने लगी थी। उसने खुद को एक घर के बाहर पाया। वो उस जगह को अच्छी तरह जानती थी। ये अलग बात थी कि वो यहाँ रहना और आना जाना पसंद नहीं करती थी, मगर मजबूर थी। सारा घर जला हुआ था जिस घर के बाहर वो मौजूद थी। बाहर का मौसम भी अजीब था। हर चीज कोहर आलूद नजर आते हुए भयानक लग रही थी। खौफ के साए मंडला रहे थे। अंधेरा फैल रहा था। घबरा कर उसने अपने अतराफ में देखते हुए सुमैर को पुकारा। सुमैर! वो वापस आया तो अनम सो चुकी थी। वो घबरा कर उसे जगाने लगा। अन्नू, अन्नू आंखें खोलो, उठो अन्नू, होश में आओ। वो मुसलसल उसे झंझोड़ रहा था, मगर वो कहाँ उठने वाली थी। वो तो नीम मुर्दा सी बेड पर पड़ी थी। ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अगर तुमने जरा सी भी गलती की तो तुम दोनों वहां से कभी नहीं निकल सकते, आमिल ने कहा। समझ गए ना? तुम वहां से कभी नहीं निकल सकते। देखो बेटा, घबराने की कोई बात नहीं। अपने डर पर काबू पा गए तो समझो कामयाब हो गए। ये खबीस रूह सिर्फ अपनी मौत का बदला लेना चाहती है, लेकिन ये भी कड़वा सच है कि वो बहुत ताकतवर है। बहरहाल खुदा की मदद शामिल है। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। आमिल ने उसकी हिम्मत बंधाई। ठीक है बाबा जी, मैं तैयार हूँ, सुमैर ने मुसम्मम इरादा करते हुए कहा। आखिरी बार आमिल के बताए हुए तरीके पर गौर किया और मुट्ठी में दबाया सुर्ख धागा देखा। उसने आखिरी बार सोचा, मुझे ये करना होगा, आखिर वो मेरी बहन है। जल्दी से सुर्ख धागा अन्नू की कलाई पर बांधा और दूसरा सुर्ख धागा अपनी कलाई पर बांध लिया और बेड के किनारे पर सर टिकाते ही वो नींद की आगोश में चला गया। वो उसी घर के अंदर मौजूद था। उसे वैसी ही आवाज आ रही थी जिसका जिक्र अनम ने किया था। वो फौरन जले हुए कमरे के दरवाजे के पीछे छुप गया। अन्नू, अन्नू, कहाँ हो तुम अन्नू? उसके हाथ में वही चाकू था जो उसने उसकी माँ के पेट में उतारा था। वो उसे दीवार पर रगड़ता हुआ ढूंढ रहा था। चाकू के रगड़ने की तेज आवाज से अन्नू के कान के पर्दे फटने लगे। दोनों हाथ कान पर रखे वो घुटनों के बल बैठी जब्त खो रही थी। अन्नू ने आहिस्तगी से पुकारा, भैया, कहाँ हो? कहाँ हो तुम? क्या करूं, कहाँ तलाश करूं? वो सोचने लगा। नहीं, छुपना हल नहीं, मुझे मुकाबला करना होगा। चाकू दीवारों पर रगड़ता वो पूरे घर में अन्नू को तलाश कर रहा था। दरवाजे की ओर से जले हुए काठ कबाड़ की आड़ में छुपकर सुमैर उसे तलाश करने लगा। वो एक जगह खड़ा था। सुमैर एक लकड़ी के जले हुए बेंच के पीछे छुपकर उसे देख रहा था, जहां से उसे उसके पैर नजर आ रहे थे। सर तक पैर तक जो देखा तो डरकर उसने अपने मुंह पर मजबूती से हाथ रख लिया कि कहीं चीख न निकल पड़े। वो पूरा जला हुआ था। स्याह चेहरा, उबली हुई आंखें जिनके गिर्द खाल गायब थी और ज्यादा उसे खौफनाक बना रही थी। उसे मतली होने लगी। बाजू पर पड़े आबले फट चुके थे। गला हुआ गोश्त साफ नजर आ रहा था। कई जगह से जिस्म की खाल कटी फटी थी। सुमैर अपनी बिगड़ती हालत पर काबू पाने लगा। कैसे हो मेरे प्यारे बेटे? अच्छा हुआ तुम भी मिल गए। ये सब तुम्हारा ही तो किया धरा है। इससे पहले कि वो मुड़कर देखता, उसकी गर्दन उसके शिकंजे में थी। अभी अभी सुमैर ने उसके जले बाजू देखे थे। इन्हीं हाथों से वो उसकी गर्दन दबोचेगा, उसने सोचा न था। तकलीफ और कराहियत की कैफियत से दो चार सुमैर उसकी गिरफ्त से निकलने की भरपूर कोशिश कर रहा था। वो उसे तड़पता देखकर जोर जोर से हंसने लगा। हंसी की आवाज सुनकर अन्नू को झटका लगा। इस मनहूस आवाज को वो पहचान गई थी। पहचानती भी कैसे ना, पूरा साल उसने अजियत बर्दाश्त की थी। वो इधर उधर उसे काट कबाड़ की ओट से खुद को हर मुमकिन तौर पर पोशीदा रखे हुए ढूंढने लगी। तुम लोगों ने मुझे जला डाला था ना, आज देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। जले हुए शख्स ने
सुमेर की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। तुम्हारी बहन भी यहाँ है ना? सुमेर ने घबराकर मुंह फेर लिया। बुला बुला उसे, वो अपनी जली हुई आंखों को फैलाए धाड़ते हुए बोला। अन्नू, अन्नू, तुम खुद चली आओ वरना मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, कहते हुए वो आहटों का पीछा करने लगा। सुमेर भी घबरा गया कि धमकी पर अन्नू खुद को कहीं इसके हवाले न कर दे। सुन रही हो अन्नू? अब उसने लहजा धीमा करते हुए फटे होंठों से मुस्कान सजाकर कहा। अन्नू, मेरी प्यारी बच्ची, आ मेरे पास आ। अन्नू ने अपने भाई को उसकी गिरफ्त में देखा तो सर तक पैर लरस गई। वो जले हुए दरवाजे के पीछे से मुंह पर हाथ रख के सिसकने लगी। बाबा, छोड़ दो मुझे, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेटी हूं मैं आपकी। वो उसकी कलाई मजबूती से पकड़े कमरे की तरफ ले जा रहा था और अन्नू घसीटती हुई उसकी गिरफ्त से निकलने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसने कमरे तक लाकर उसे खड़ा किया। चुप, एकदम चुप। तेरी माँ काम करती है, तेरा भाई भी काम करता है, तो तू क्यों मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है? आज से तू भी काम करेगी। अन्नू इसका मतलब समझते हुए बंद दरवाजे को देखकर दहल गई। अपनी तमाम तर हिम्मत मुश्तमा करते हुए बोली, जरा सोचो, अगर मेरी माँ और भाई को पता चल गया ना तो। जवाबन वो कमीनगी की इंतहा को छूकर मुस्कुराते हुए बोला, कच्ची गोलियां नहीं खेली मैंने। इसी रईस के घर तेरी माँ काम करती है। तुझे याद है, तू एक दफा अपनी माँ के साथ उसके घर गई थी अपनी माँ का हाथ बटाने। उसकी बेटी की शादी थी, बस वहीं उसने तुझे देखा था। तेरी माँ से उसने बात भी की। काम करेगी तेरी बच्ची दुबई में, ऐश और इशरत की जिंदगी गुजारेगी, और तुम लोग जो गुर्बत की चक्की में पिसते हो, इससे भी निजात मिल जाएगी। पर वो हरामजादी नहीं मानी और साफ इनकार कर दिया। मेरी बात गौर से सुन, तेरी माँ बेवकूफ़ी कर सकती है पर मैं नहीं। थोड़ा ताउन कर, आज की रात ही तो है, कल तो फिर मजबूरन वही करना ही पड़ेगा जो मैं तेरी माँ से कहूँगा। फिर वो इजाज़त देने पर मजबूर होगी, क्योंकि और तो कोई चारा होगा नहीं उसके पास। अरे घबरा नहीं, अभी तो तू दुबई भी जाएगी, जहाज पर। कभी देखा है जहाज? नहीं ना? अरे पगली, हम अमीर हो जाएंगे। एक लम्हे को वो आने वाले दिनों का ख्वाब देखने लगा। अन्नू ने हाथ झटका तो होश में आया। आंखें फाड़े क्या देख रही है? आज रात तेरी माँ घर नहीं आएगी और ना ही तेरा सुमेर भाई, इसलिए मैं जो कहता हूँ वो करती जा। देख अनम, हम कब तक गुर्बत की चक्की में पिसते रहेंगे? इस रईस का दुबई में बहुत बड़ा कारोबार है। वो क्या कहते हैं, मॉडल्स। हाँ, वो मॉडल्स लेकर जाता है दुबई। वहाँ बड़े बड़े हॉल्स में तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं और खूबसूरत लड़कियों को नौकरी भी दी जाती है। और तू तू तो है ही इतनी खूबसूरत, है ना? बस आज तू इसे काबू कर ले, बस फिर देख कैसे वारे न्यारे होते हैं। अनम उसकी बातें सुनकर दंग रह गई। तुम जैसा घटिया शख्स तो कहीं नहीं होगा। तू तू तो बाप कहलाने के लायक ही नहीं, बेगैरत शख्स है तू। बहुत बोल रही है तू, कैंची की तरह चलती है तेरी जबान, काट दूंगा अभी के अभी। ज्यादा बकवास की ना तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा, समझी? चल। वो उसे खींचता हुआ कमरे में ले गया। सामने एक शख्स टेबल पर पड़ी शराब की बोतल उठा रहा था। उसे देखकर बोतल वहीं रख दी और उसके सरापे पर नजर डालते हुए बोला, कोयले की कान में हीरा, वाह रे ऊपर वाले तेरे करिश्मे। वो उसे छोड़कर जाने के लिए पलटा तो अनम ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। बाबा, मुझे इस दरिंदे के सामने मत डाल, रहम कर। वो शख्स तेजी से उठा और उसका हाथ पकड़े हुए अनम के बाग को जाने का इशारा किया और वो तेजी से कमरे से निकल गया। उस शख्स ने कमरे को बंद किया और नापाक नजरों से अन्नू को देखा। एक जख्मी हिरन गिद्ध के हत्थे चढ़ गई जो उसे नोचता रहा, खसोटता रहा। भयानक रात उसकी चादर में अपनी हौलनाक छाप छोड़कर जा चुकी थी। वो अबतर हालत में बेहोश पड़ी थी। पास ही शराब की वो बोतल खाली पड़ी थी जो जबरदस्ती उसको पिलाई गई थी। दूर से आवाजें आ रही थी मगर वो समझ ही नहीं पा रही थी। जब उसने आंखें खोली तो उसकी माँ उसे झंझोड़ती हुई पुकार रही थी। खुद पर गुजरी कयामत का एक एक पल माँ को बताती रोती बिलखती रही। उसकी माँ सख्ते के आलम में बैठी उसे देख रही थी। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि बाती खान इस हद तक गिर जाएगा। वो तो पहले ही उससे नाउम्मीद हो चुकी थी। बच्चों
और अपना मजबूत सहारा समझने की गलती इतनी भारी पड़ेगी, उसने इस खुशफहमी में नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाया। मगर अब तूफान गुजर चुका था जो अपने साथ सब कुछ नेस्तो नाबूद कर गया था। मैं बेइज्जत हो गई अम्मा, वो रोते हुए अपने जिस्म को और अपने बालों को और साथ ही अपने मुंह को नोचती रही। सुमेर घर में दाखिल हुआ तो अन्नू की चीखें सुनकर हैरान हुआ। तेज तेज कदमों से चलता हुआ कमरे की तरफ भागा। सामने के मंजर पर उसे झटका लगा। दीवार से टेक लगाए जमीन पर बैठता ही चला गया। बाती, अन्नू की माँ चीखने लगी। हाय, मैं बेवगी की चादर में अपने बच्चों को छुपा लेती तो आज मेरी इज्जत तार तार न होती, सौतेलेपन की ही लाज रख लेता। क्या कह रही हो अम्मा? सुमेर ने चौंक कर माँ को देखा। चलते हुए बेहाल होती माँ को थाम लिया। सुमेर, मेरी बच्ची को खा गया वो, मेरी बच्ची का सौदा कर दिया बदखसलत ने। अरे क्यों शोर मचा रही हो बदबख्त? बाती नशे में लड़खड़ाता दरवाजे से झांकते हुए बोला। अपना तमाशा खुद बना रही है तू। शमीम गुस्से में उठी और बाती को गिरेबान से पकड़कर झंझोड़ते हुए बोली। तेरे पेट के जहन्नुम को भरने के लिए क्या हम दोनों काफी न थे जो तूने मेरी मासूम बच्ची को भी दहकती भट्टी में झोंक दिया? बाती ने गुस्से से शमीम को देखा। तूने मेरे गिरेबान पर हाथ डाला? हाँ हाँ डाला, शमीम गुस्से में चिल्लाकर बोली। तेरे खिलाफ पर्चा कटवाऊंगी मैं, देखना, मैं तुझे जेल में सड़ाऊंगी, तू देखेगा। बाती खान ने जेब से चाकू निकालकर शमीम के पेट में उतार दिया। शमीम लड़खड़ाती हुई बेयकीनी के आलम में उसे घूरती नीचे जा गिरी। अम्मा! सुमेर माँ को थामकर अन्नू को आवाजें देने लगा। अन्नू बेयकीनी की कैफियत में कभी माँ को तो कभी अपने बाप को देखने लगी। अम्मा, कुछ नहीं होगा तुझे। शमीम ने उखड़ती सांसों से बेटे को देखा। शमीम का सर सुमेर के बाजुओं पर ढलक गया। सुमेर ने खौफ से माँ को हिलाया। अम्मा, अम्मा उठो, आंखें खोलो अम्मा, सुमेर पुकारता रहा पर शमीम ने एक ना सुनी। नाटक कर रही है, अभी उठ जाएगी। सुमेर ने माँ को कमरे के फर्श पर लिटाया। माँ के पेट से चाकू निकाला और सरत से बाती के पेट में गाड़ दिया। बाती दर्द से झूमते हुए गिरकर तड़पने लगा। तूने मेरी माँ को मार दिया? सुमेर उसे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा। बाती खुद को छुड़ाते हुए अन्नू की तरफ भागा। अन्नू उसे करीब पाकर चीखने लगी। सुमेर ने बाती का बाजू पकड़कर खींचा तो बाती ने दूसरे हाथ से अन्नू को पकड़ना चाहा, मगर अन्नू पीछे हट गई। लेकिन अन्नू का दुपट्टा बाती के हाथ लग गया और बाती ने खींचा तो अन्नू ने उतार फेंका। सुमेर उसे घर के स्टोर की तरफ ले गया। बाती अन्नू का दुपट्टा थामे खुद को छुड़ाने की मुसलसल कोशिश कर रहा था। चाकू अभी भी बाती के पेट में था जो अंदर ही अंदर उसे काट रहा था। सुमेर ने उसे स्टोर में पटखा, जहां वो वर्कशॉप से लाया काला तेल लाकर रखता था जो चूल्हा जलाते हुए अनम इस्तेमाल करती थी। अक्सर गीली लकड़ियां होती तो उन पर डाला करती और वो आसानी से जल जाती। दीगर लोग भी आग जलाने के लिए इनसे लेते थे, जिसे वो सस्ते दाम बेचा भी करते थे, क्योंकि अभी तक यहाँ गैस नहीं पहुंची थी। बारिशों में सूखी लकड़ी मिलना मुहाल था। सुमेर ने उसे फर्श पर पटकते हुए कहा, तेरा जुर्म बहुत बड़ा है और मैं इतने ज़र्फ का मालिक नहीं हूं कि तुझे माफ कर दूं। मेरी दुनिया उजाड़ दी तूने, मेरी माँ को मार दिया। अन्नू भी रोते हुए दरवाजे में आन खड़ी हुई। सुमेर ने एक नज़र उसे देखा और तड़पते हुए बाती के पास बैठ गया, जो अब आखिरी सांसें गिन रहा था। हमारी इज्जत, हमारी गैरत पर तो वार किया तूने, साथ ही माँ को भी मौत के घाट उतार दिया, तो अब तेरे जिंदा रहने का क्या जवाब? सुमेर ने बाती के पेट में खोंपे चाकू को देखा और उसके हाथ में मौजूद अन्नू के दुपट्टे से चाकू का दस्ता साफ किया। सुमेर उठा, तेल के डब्बे उठाकर बाती के ऊपर और उसके आसपास गिराने लगा। मुड़कर अन्नू को देखा। अन्नू ने उसका इशारा समझ लिया, मगर फिर भी खड़ी बाती को देखती रही। बाती नीम मुर्दा हालत में देख रहा था। सिसकते हुए अन्नू को मदद तलब नजरों से देखने लगा। अन्नू को खुद पर बीती कयामत का पल पल याद आने लगा। वो वहां से चली गई। सुमेर उसे तड़पता देखता रहा। अन्नू पलटी तो उसके हाथ में माचिस थी, जो उसने सुमेर की तरफ बढ़ाई, लेकिन सुमेर ने नहीं ली। अन्नू ने सुमेर को देखते हुए माचिस में से तीली निकालकर आग जलाई और गिरे हुए तेल पर फेंक दी, तो तेल ने आग पकड़ ली और आग तेजी से फैलती चली गई। बाती नीम व आंखों से आग देख रहा था। उसका जहन तारीकी में डूब गया। सुमेर अन्नू के लिए बाहर आ गया। दोनों स्टोर के दरवाजे से बाती को जलता देखकर माँ के पास आए, जो उन्हें छोड़कर मुल्क अदम की राही बन बैठी थी।
पुलिस आई और कार्रवाई शुरू कर दी। सुमेर ने पुलिस को बताया कि उसका बाप शराबी था, उसकी माँ को कत्ल करके घर को आग लगा दी जिसमें वो खुद भी जल मरा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से वाज़ेह था कि बाती को चाकू मारा गया है, मगर सुमेर और अनम अपने बयान पर डटे रहे कि बाती खान ने खुदकुशी की थी। सुमेर और अन्नू पुलिस की हिरासत में 6 माह रहे मगर कुछ साबित न हुआ। 6 माह बाद जेल से रिहाई शाम के वक्त हुई और वो अपने घर के अलावा रात गुजारने का चारा कहीं नहीं कर सकते थे। यूं दोनों बहन भाई घर लौटे। अपने जले घर के सामने खड़े सोचने लगे, रात तो यहीं बितानी पड़ेगी। मोहल्लेदारों में से तो कोई इस वक्त दरवाज़ा भी न खोलेगा। सुबह उस्ताद से रिहाइश का बंदोबस्त करने का कहता हूँ। सुमेर अन्नू का हाथ थामे अंदर दाखिल हुआ। अन्नू घबराई सुमेर के साथ चलने लगी। अजब सा खौफ उसके जिस्म में सरायत कर रहा था। रात के 10 बज चुके थे। चांद की रोशनी पूरे घर में फैली थी। छतों से बेनियाज कमरों में कहीं कहीं अंधेरा बुक्कल मारे बैठा था। दोनों कदरे साफ जगह दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। कितनी ही यादें उनके सामने रक्सा थी। न जाने कब माँ की याद से लिपटे नींद की आगोश में चले गए। अन्नू, अन्नू, ये आवाज़ तो अब्बा की थी। अन्नू को बाप की आवाज़ दूर से आ रही थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता नज़दीक आने लगी। आवाज़ के साथ साथ किसी चीज़ के खुरचने की आवाज़ ज़्यादा आने लगी। उसने घबराकर अपने आसपास देखा। वो वहीं खड़ी थी जहां उसने अब्बा को जलाया था। घबराकर बाहर निकलना चाहा मगर दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा था। वो इधर उधर भागती दीवारों से टकराने लगी। अन्नू, अन्नू, कहाँ भाग रही हो? खबासत से मुस्कुराता बाप एक जगह खड़ा अन्नू को देख रहा था। अन्नू ने चांद की रोशनी में अब्बा को देखा। उसका स्याह वजूद मुकम्मल तौर पर जल चुका था। कहीं कहीं तो खाल लटक रही थी। उसने खौफ से आंखें बंद कर ली। मुकम्मल खामोशी छा गई। अनम ने आंखें खोली तो सामने अब्बा की उबली आंखें देखकर चीख पड़ी। गिरते पड़ते जो दरवाज़ा देखा तो भागकर बाहर निकली। अब्बा की हंसी उसे अपने पीछे सुनाई देने लगी। भैया, भैया बचा ले! अनम उसे पुकारती रही मगर सुमेर सोया रहा। बाती हंसता हुआ आया और फिर से उसे पकड़ लिया। अनम शोर मचाती रही। वो उसे घसीटता हुआ स्टोर में ले गया। अनम ने उसकी उंगलियों में अपने दुपट्टे का जला हुआ कुछ हिस्सा और चाकू देखा। अचानक अनम को झटका लगा। अनम, अनम, अनम! सुमेर उसे कब से आवाज़ें दे रहा था मगर अनम तो घोड़े बेचकर सोई हुई थी। सुमेर की आवाज़ पर उठी तो सुमेर उसे ही जगा रहा था। वो उठते ही इधर उधर देखने लगी। भैया, अब्बा, अब्बा जिंदा है। यहाँ से चलो भैया, वो मुझे मारना चाहता है। वो डरी सहमी सुमेर को बताने लगी। मेरी बात का यकीन करें भैया, अब्बा जिंदा है। अनम, अब्बा मर चुका है। क्या हो गया है तुम्हें? अच्छा चलो, चलो चलते हैं यहाँ से। सुमेर के कहते ही अनम उठी और भागकर बाहर निकल गई। अरे रुको तो! सुमेर भी पीछे दौड़ा। बमुश्किल उसे बाजू से पकड़कर बोला, क्या पागलपन है अनम? क्यों तमाशा बना रही हो? मेरी बात का यकीन करो भाई, मैंने अब्बा को देखा है। अब्बा ने मुझे मारने की कोशिश भी की। अच्छा बस, चलो यहाँ से। शायद अनम अभी उस वाक़े को भुला नहीं सकी। सुमेर यही सोचने लगा। मुझे कहीं और रहने का बंदोबस्त करना चाहिए ताकि वो इन असरात के असर से निकल सके। इस घर को बेच देता हूँ। सुमेर ने अपनी वर्कशॉप पर काम करना शुरू कर दिया और किराए पर मकान भी हासिल कर लिया। सुमेर अब बेफिक्र था कि अब अनम इस वाक़े को भूल जाएगी, मगर ये उसकी खाम ख्याली थी। चंद दिन गुजरे तो अनम ने उसे बताया कि अब्बा को देखती है जो बदला लेने की बात करता है। सुमेर ने उसे काफ़ी समझाया कि बुरे वक्त को भूल जा, मगर अनम की हालत न बदली। सुमेर उसे दिमागी मरीज समझने लगा। फिर एक दिन सुमेर ने अपना मसला अपने उस्ताद से डिस्कस किया, जिसने एक आमिल के पास जाने का मशवरा दिया। सुमेर ने आमिल को तमाम हालात से आगाह किया। आमिल ने उसे बताया कि अनम सच कह रही है। जब तुम्हारे बाप की मौत हुई तो अनम की कोई इस्तेमाल शुदा चीज़ उसके पास थी और बदले की नीयत भी थी। अब उसी इस्तेमाल शुदा चीज़ के ज़रिए वो उसे तंग कर रहा है। जिस तरह वो ख्वाब में आता है, इसी इस्तेमाल शुदा चीज़ से उसकी रूह बांधना चाहता है। अभी तक वो उसमें कामयाब नहीं हो सका क्योंकि अनम को जगा दिया जाता है एंड उसी वक्त जब वो उसे बांधना चाहता था। लेकिन जिस दिन उसने उसे बांध लिया तो अनम तब तक न जागेगी जब तक वो उसे आज़ाद नहीं करता, और इसी हालत में वो मर भी सकती है। सुमेर ये हकीकत सुनकर काफ़ी परेशान था। ऐसा कैसे मुमकिन है? सुमेर सोचने लगा। आमिल ने उसकी मुश्किल भांपते हुए कहा, इस दुनिया में बहुत सारे वाक़यात हमारी अक्ल खुद मानने से इनकारी है, मगर ऐसा होता है। नेकी और बदी की जंग ता क़यामत जारी रहेगी।
اس کا حل یہی ہے کہ جب انم کو وہ دکھائی دے تو وہ دیکھے کہ اس کے پاس اس کی وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے وہ اسے تنگ کر رہا ہے. اس سے وہ چیز لینی ہے, تبھی چھٹکارا ممکن ہے. بس ایک بات کا خیال رہے کہ اپنا دفاع کرے اس کی گرفت سے بچنے کے لیے. سمیر نے انم کو عامل کی بات سمجھائی, اسے ذہنی طور پر تیار کر لیا, مگر انم خوف زدہ تھی. انم اپنے خوف پر قابو نہ پا سکی اور ہر رات میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. عامل نے ایک آخری حل بتایا سمیر کو اور ایک ڈوری دم کر کے دی کہ جب انم سوئے تو ڈوری اپنے اور انم کے ہاتھ میں باندھ دے, یوں دونوں ایک ہی خواب سے جڑ جائیں گے اور تم وہ چیز اس سے لے لینا جو انم سے اسے جوڑ رہی ہے. تو نہیں مانے گی. باتی اسے متلاشی نظروں سے کھوجتے ہوئے سمیر کو اذیت دے رہا تھا. سمیر اس کی گرفت سے نکلنے کی ہر کوشش کر رہا تھا مگر خود کو ناکام ہوتے دیکھ رہا تھا. انم اس کی آواز پر چونکی. اس نے محتاط انداز میں باتی کو دیکھا جو سمیر کو گردن سے دبوچے کھڑا تھا. انم نے خوف سے لڑنے کا ارادہ کر لیا. بھاگ بھاگ کر وہ تھک چکی تھی اور اس کا بھائی اس کے سامنے تڑپ رہا تھا. وہ ہر روز کی پریشانی سے نکل کر باتی سے سامنا کرنے چلی آئی. چھوڑ دو اسے, انم نے بے خوفی سے اسے کہا. تمہارا یہ دلیر پن مجھے بہت اچھا لگا, مگر بات یہ ہے کہ تمہیں میرے قریب آنا ہوگا, اس کے بعد ہی میں اس کو چھوڑوں گا. انم نے ایک بار پھر اس کے جلے ہاتھ میں اپنے بھائی کو لٹکا دیکھا جو بری طرح سے تڑپ رہا تھا. انم آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب آنے لگی. سحر انگیزی سی کیفیت سے دوچار وہ آگے بڑھنے لگی. چاندنی میں اس کا کٹا پیٹ, جلا وجود واضح طور پر نظر آ رہا تھا. ہیبت ناک چہرے پر نظریں گڑائے وہ قریب آنے لگی. چند فٹ کا فاصلہ لمبی مسافت پر محیط لگنے لگا. انم کو اپنی موت سامنے کھڑی نظر آنے لگی. قریب قریب اور قریب ہوتی انم کو نہایت بدبو محسوس ہونے لگی. اسے اس کے وجود سے بو آ رہی تھی. پھٹے آبلوں سے اس کی کھال کا گلا گوشت نظر آیا تو اس نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لی اور پھر دھپ کی آواز آئی تو گھبرا کر آواز کی سمت دیکھا. سمیر نیچے گرا اپنی گردن سہلا رہا تھا. اس سے پہلے کہ انم اس کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھتی اس نے خود کو اپنے باپ باتی خان کی روح کی گرفت میں پایا. انم کو کھینچتے ہوئے وہ لے جانے لگا. انم چیختی ہوئی نیچے بیٹھ گئی. وہ گھسیٹتے ہوئے کھینچنے لگا. اچانک انم کی نظر اس کی جلی انگلیوں پر پڑی جہاں اس کے دوپٹے کا چھوٹا سا ٹکڑا انگلی کے گوشت پر چپکا تھا. ابا, سمیر نے کھڑے ہوتے ہوئے اسے پکارا. وہ جلتے ہوئے بنا مڑے رکا. ایک لفظ کی زنجیر نے جیسے اس کے قدم روک لیے ہوں. پھرتی سے انم نے ہاتھ کی انگلی سے دوپٹے کا ٹکڑا کھینچ ڈالا. دوپٹے کا ٹکڑا انگلی کے گوشت سے اکھڑ گیا تو وہ چیخنے لگا اور آہستہ آہستہ وہ دھوئیں کی لپیٹ میں آتا گیا. اس کا پورا وجود دھوئیں میں تحلیل ہو گیا. انم اور سمیر نے گھبرا کر ایک دوسرے کو دیکھا. سمیر نے جلدی سے انم اور اپنے بازو پر دم شدہ ڈوری کو باندھا تو اگلے ہی پل دونوں بھائی بہن اپنے کمرے میں نیند سے جاگ گئے. اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دونوں بھائی بہن اپنے باپ کے انتقام سے. اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اور ہاں, اگر آپ کی کسی دوست, رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے.